हाइना के बारे में लोगों की आम धारणा यह है कि ये अफ्रीका के हंसी मजाक करने वाले कुत्ते होते हैं जो बहुत दौड़ते भागते हैं और शिकार करने के बाद उसे चुराते हैं। हालांकि इनका जीवन उतना सरल और सुखद नहीं होता जितना कि पहले नजर आता है। आज आप जानेंगे कि हाइना मृत शरीरों के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं, इनके कुछ बहुत ही घिनौने आदतें क्या हैं, हाइना ने एंथ्रैक्स को कैसे संभाला, लोग इन शिकारी प्राणियों को अपने मुंह से खाना क्यों खिलाते हैं, और क्यों हाइना के कबीले में कोई भी शावक सुरक्षित नहीं रहता। सफारी रोमांचक हो सकती है, लेकिन कभी कभी आप जंगल में कुछ अजीब घटनाओं का साक्षी बन सकते हैं। एक प्राकृतिकविद ने एक मरे हुए सेंट्रल अफ्रीकी रॉक अजगर को पाया, जो एक बड़ा सांप था और जिसे लगता है किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति ने मार दिया था। शव से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए लोग इसके पास नहीं गए। अचानक उन्होंने देखा कि एक हाइना उस शव से नहीं खा रहा था, बल्कि उसके ऊपर लौटने लगा। वह कई बार लौटने के बाद उठा और बिना कुछ खाए वहां से चला गया। यह बहुत अजीब था, हालांकि रेंजर्स के अनुसार ऐसा कभी कभी हो जाता है। वास्तव में इस व्यवहार को समझने की कई कोशिशें की गई हैं। कुछ जानवर दूसरों के शवों में लौटते हैं ताकि उनका गंध बदल सके, जैसे तेंदुए और शेरों को भैंस का गोबर अच्छा लगता है, और हाइना को किसी दूसरे जानवर के शवों में लौटने का कारण भी ऐसा ही हो सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि शवों पर लौटने से हाइना अपने शिकारियों से अपनी गंध को छुपा सकते हैं, जिससे उनका शिकार करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट कोई जवाब नहीं है। एक दिलचस्प सिद्धांत है कि हाइना इसे परफ्यूम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंसान परफ्यूम लगाकर आकर्षक बनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हाइना शवों से गंध लेकर अपने समूह में आकर्षक बनना चाहते हैं। कुछ साल पहले हुए एक अध्ययन में पता चला कि बंदी हाइना अपने शिकार के शव में लौटते हैं ताकि उसकी गंध प्राप्त कर सकें। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब एक हाइना पहले शव से लौटता है तो उसका स्थान समूह में ऊंचा हो जाता है। हाइना के समूह में बहुत सख्त और स्थिर पदानुक्रम होता है, जिससे सामाजिक स्थिति को बढ़ाना बहुत कठिन हो जाता है। अब जरा कल्पना करें कि अगर इंसान को प्रमोशन पाने के लिए मृत अजगर की गंध में लौटना पड़े तो क्या होगा। हाँ, हाइना जितना गंदा और घिनौना महकता है, उतना ही वह अपने कबीले में लोकप्रिय होता है। शायद यही कारण है कि हाइना अपने फार्म के उल्टी को इतना पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अभी कुछ खा नहीं रहे होंगे क्योंकि यह सच में बहुत ही गंदा है। जैसे ही एक हाइना उल्टी करता है, बाकी सभी तुरंत उस उल्टी पर लौटने के लिए दौड़ते हैं, चाहे वह शावक हो या बूढ़ा हाइना। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञों ने यह देखा है कि किशोर हाइना अपने बड़े साथियों को इस उल्टी पर पहले लौटने से रोकने के लिए आपस में लड़ते हैं। लेकिन आप जानते हैं, उल्टी, शव और गोबर कुछ भी नहीं है अगर इसकी तुलना एंथ्रैक्स से की जाए। अगर आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना है तो बता दूं, यह एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी है जो इलाके के हर जीव को प्रभावित करती है, और यह बेहद दर्दनाक होती है। एंथ्रैक्स को जैविक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि हाइना एंथ्रैक्स से संक्रमित शवों को खा सकते हैं और इससे बच सकते हैं? यह देखा गया है कि हाइना एंथ्रैक्स और रेबीज जैसी बीमारियों के साथ साथ कई वायरल रोगों के प्रकोपों से भी बच चुके हैं, जिन्होंने समान शिकारी प्रजातियों की जनसंख्या को नष्ट कर दिया। हाइना इतनी लचीले होते हैं कि वैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या इनके पास कोई छुपा हुआ कोड है जिसे हम बाकी सबको नहीं जानने देना चाहते? एक सिद्धांत है जो यह सुझाव देता है कि इसका कारण उनका विकासात्मक इतिहास हो सकता है। वे जानवर जो ज्यादातर मृत शरीर खाते हैं,
उनके इम्यून सिस्टम को चयनात्मक दबाव के द्वारा आकार दिया गया है। अगर आप खतरनाक पैथोजेंस से बच नहीं सकते हैं जो आपके भोजन के साथ आपके शरीर में आ जाते हैं, तो आपकी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। हाइना ने खुद को इस खतरे से बचाने के लिए अनुकूलित कर लिया है और अब ये एंथ्रैक्स जैसे रोगों से भी बच सकते हैं। हाइना के आहार और आदतों के कारण बहुत से लोग इन्हें न केवल अप्रिय बल्कि घिनौना भी मानते हैं। हालांकि इनकी गंदी आदतें कभी-कभी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इथियोपिया के मिचेली नामक नगर में 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और वहां पर 1 लाख से ज्यादा मवेशी हैं। जब वहां के निवासी मरे हुए मुर्गे, गधों या बैलों को कचरे में फेंकते हैं, तो स्पॉटेड हाइना वहां आ जाती है। अब इलाके में शिकार की कमी हो गई है और हाइना इस कमी को मृत मवेशियों से पूरा करती है। आपको लगता होगा कि इसमें क्या बड़ा काम है, लेकिन यह शवों को खाना बीमारी के फैलाव को रोकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एक हाइना साल भर में 2160 पाउंड तक मृत मवेशियों को खा जाती है। 2019 में करीब 210 हाइना ने लगभग 4% मवेशी शवों को खाया। शोधकर्ताओं के अनुसार इन हाइना ने 3 एंथ्रैक्स संक्रमणों और 2 मामलों में ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण को रोकने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने मवेशियों में एंथ्रैक्स के 11 मामलों और ट्यूबरक्लोसिस के 129 मामलों को भी रोका। रोगों के इलाज और मवेशियों के खर्च को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हाइना ने उस वर्ष में लोगों को $50,000 से ज्यादा की बचत की। वैसे हाइना केवल मांस ही नहीं खाते बल्कि हड्डियां भी चबा जाते हैं। ये जानवर किसी भी खाने योग्य चीज को नहीं छोड़ते और उनकी मल सफेद होती है क्योंकि वे हड्डियां भी खाते हैं। लेकिन इस विशेषता ने भी लाभकारी परिणाम दिए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि हाइना के मल में स्थानीय मिट्टी की तुलना में 1000 से 20,000 गुना अधिक कैल्शियम और फास्फोरस होता है, यानी हाइना जानबूझकर बेहतरीन उर्वरक पैदा करते हैं। इसके अलावा हाइना के खाने की आदतें अन्य जानवरों के लिए पोषक तत्व फैलाती हैं, जिन्हें हाइना की तरह इन तक पहुंच नहीं होती। हाइना जो छोटी छोटी हड्डियां छोड़ जाते हैं, उन्हें पक्षी इस्तेमाल करते हैं। जो पक्षी इन हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते, वे फास्फोरस और कैल्शियम की कमी के कारण बीमार पड़ सकते हैं। और फिर मुझे ख्याल आया, अगर हाइना इतने उपयोगी हैं, तो लोग अब तक क्यों नहीं समझ पाए हैं और उनका फायदा क्यों नहीं उठाया है। हम हाइना को लेकर इतने संकोच में क्यों हैं, जबकि वे सच में एक सेवा कर रहे हैं। असल में कुछ लोग इसे समझ चुके हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि स्पॉटेड हाइना कम से कम 500 सालों से एथियोपिया के एक जंगली शहर हरार में रहते हैं, जहां ये शिकारी ठीक वही करते थे जो उन्हें सबसे अच्छा आता था, शहर को बीमारी से मुक्त रखना। माना जाता है कि यह सब 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब एक स्थानीय अमीर ने इस शहर की दीवारें बनाई थीं। दीवारों में जो नीचे की तरफ खुले स्थान थे, वे इस उद्देश्य से थे कि शहर के लोग चाहते थे कि हाइना उनके पास आएं, जिससे वे जैविक कचरा खा सकें और शहर को बीमारियों से बचा सकें। एकमात्र समस्या यह थी कि जंगली हाइना कभी-कभी स्थानीय लोगों और मवेशियों पर हमला कर देते थे, तो उन्होंने इन्हें पालतू बनाने का फैसला किया। हाइना को थोड़ा आरामदायक बनाने के लिए कुछ लोग उन्हें भोजन के टुकड़े खिलाने लगे। आज भी हाइना नियमित रूप से शहर की दीवारों पर आते हैं और स्थानीय लोग उनसे नहीं डरते क्योंकि ये शिकारी इंसानों पर हमला नहीं करते। हर रात वे लोग जो हाइना को खिलाते हैं, बाहर जाकर इन शिकारी जानवरों को खाने के लिए बुलाते हैं। 30 हाइना का एक समूह एक आदमी के चारों ओर घेर कर खड़ा हो, यह दृश्य कुछ अजीब सा हो सकता है, लेकिन ये लोग भागते नहीं हैं और कभी-कभी तो वे हाइना को अपने मुंह से भी खाना खिलाते हैं।
यह शिकारी इतने इंसान से परिचित हो चुके हैं कि कभी कभी वे इन लोगों के कंधों पर चढ़कर खाने का सामान छीन लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं, अगर मुझे यह बताया जाता कि कुछ जंगली हाइना पूरी तरह से बेखौफ हैं और इंसानों के साथ घुलमिल कर रहते हैं, तो भी मैं उनसे दूर रहना ही पसंद करता। क्योंकि जितने भी ये जानवर उपयोगी हैं, मुझे पता है कि ये क्या कर सकते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वे उल्टी पर लौटते हैं या अजीब चीजें खाते हैं, जैसे कार टायर। स्पॉटेड हाइना को कार पार्ट्स के साथ खेलते हुए देखा गया है और वे उन्हें हिंसक तरीके से हमला कर चबा जाते हैं। लोग हाइना को पार्क की हुई हवाई जहाजों के पहियों के आसपास कांटेदार झाड़ियां लगा देते हैं ताकि ये हाइना उन्हें न खा सकें। हाइना को यह टायर बहुत पसंद आते हैं, खासकर अगर टायर रनवे से कचरा उठाकर आए हों, क्योंकि शायद यह उनके स्वाद के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। आखिरकार ये वास्तव में गंदगी भी खाते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये शिकारी सच में गंदगी खाते हैं। यहाँ तक कि वे मानव गंदगी भी खाते हैं और कभी कभी वे इसका इंतजार करते हैं। यह काफी सामान्य बात है कि जानवर अपनी ही या दूसरों की गंदगी खाते हैं। अधिकतर जानवर गंदगी इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें अवशोषित खाना होता है और इसलिए यह आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो अन्यथा बर्बाद हो सकते थे। उदाहरण के लिए, कुछ कीटों को बड़े जानवरों की गंदगी ज्यादा पसंद होती है क्योंकि बड़े जानवरों के पाचन तंत्र उतने कुशल नहीं होते, जिसका मतलब है कि उनके पेट से गुजरने के बाद भी बहुत कुछ बचा रहता है। और हाँ, कभी कभी जानवर अपनी खुद की गंदगी भी खाते हैं। लैगमॉर्फ कुछ खरगोशों के समान जानवर इस मामले में दिलचस्प होते हैं क्योंकि उनके छोटे पेट सभी आहार को पहली बार में पूरी तरह से पचाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे भोजन को वापस निगलकर फिर से उसे फिर वहाँ हैं चिंपांजी जो कभी कभी अपनी गंदगी खाते हैं, लेकिन नियमित रूप से नहीं। ऐसा शायद इस कारण से होता है कि वे जो बीज खाते हैं वे पूरी तरह से पचते नहीं हैं, इसलिए चिंपांजी उन्हें फिर से खाते हैं ताकि बाकी पोषक तत्व प्राप्त कर सकें। लेकिन हाइना की बात पर वापस आते हैं। याद करें कि मैंने कहा था कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि ये शिकारी क्या कर सकते हैं। सुनिए यह कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति जिम्बाब्वे में हाइना के झुंड द्वारा मारा गया जब उन्होंने उसे बिस्तर से बाहर खींच लिया। यह घटना 2020 में हुई थी। उस गरीब व्यक्ति की पहचान पुलिस ने 87 वर्षीय स्थानीय आदमी के रूप में की। हाइना ने उसे उसके घर से 2000 फीट दूर खींच लिया और जब शरीर मिला तो उसके निचले हिस्से को खा लिया गया था। माना जाता है कि वही हाइना का झुंड क्षेत्र में मवेशियों और बकरियों पर हमले कर रहा था। स्थानीय लोगों को रात में बाहर न निकलने और दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई थी जब तक कि इन जानवरों को पकड़ न लिया जाए। यह स्थिति उस क्षेत्र के लिए असामान्य नहीं थी क्योंकि शिकारी हमले आमतौर पर सूखे महीनों में होते थे जब भोजन और पानी की कमी होती है। एडिस अबाबा, जो एथियोपिया की राजधानी है, भी इसी समस्या से जूझता है, जहां हाइना शहर में आसपास के पहाड़ियों से आकर बस गए हैं। वे लोगों के लिए एक तरह से मददगार होते हैं क्योंकि वे बढ़ती हुई बिनबास और जंगली बिल्लियों की जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं और मृत घोड़ों और अन्य जानवरों के शवों को खाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हाइना कभी कभी सड़कों पर हमले करते हैं। महीने में 1-2 बार बेघर लोग अस्पताल जाते हैं क्योंकि हाइना ने उनके अंगूठे या पैर के अंगूठे को कुतर लिया होता है। बेघर लोग अक्सर इस दौरान ठीक से सोच नहीं पाते, इसलिए वे इसे तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि बाद में उन्हें यह पता चलता। एक बार तो एक हाइना ने एक शिशु को उसकी मां की गोदी से छीन लिया और उसे हिल्टन होटल के बाहर ही खा लिया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं और आप बस इसे देखिए।
2004 में हाइना ने लोगों को मारा था और 2005 और 2006 में 11 लोग मारे गए थे और 40 से अधिक लोग घायल हुए थे। 2010 से 2012 तक 12 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे, और हाँ, यह सब शहर की सीमा के भीतर हो रहा था। 2011 में हवाई अड्डे के अधिकारियों को हाइना के झुंड को मारने के लिए शिकारी बुलाने पड़े थे, जो विमानों की लैंडिंग और टेक के लिए खतरे का कारण बन रहे थे। इनके अलावा लोग जो सार्वजनिक कब्रिस्तान के पास रहते हैं, वे शिकायत करते हैं कि हाइना गरीबों के शवों को खोद कर खा रहे हैं। और गरीब क्यों? क्योंकि वे दिल्ली में लोग बंदरों से परेशान हैं। हालांकि यह कहना सही होगा कि यह जानवर नहीं थे जिन्होंने इंसानों के पास आकर बसने का फैसला किया, बल्कि यह इंसान थे जिन्होंने उनके प्राकृतिक आवास में घुसपैठ की। रेसस माकाक्स को अनुकूलन करना पड़ा और अब वे शहर के लिए एक वास्तविक समस्या बन चुके हैं। ये जानवर दिल्ली की पेडलाइन वाली सड़कों का उपयोग करके इमारतों के बीच झूलते हैं और इस प्रक्रिया में पावर लाइनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर ये लोग चलते हुए लोगों से खाना छीन लेते हैं और कभी-कभी खिड़कियों से इमारतों में चढ़कर दस्तावेज भी फाड़ देते हैं। नगरपालिका संस्थाएं अनुमान लगाती हैं कि दिल्ली में लगभग 40,000 बंदर रहते हैं, और हालांकि उनके साथ संघर्षों से बचने के लिए कई समाधान प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया है। अब वापस हाइना पर आते हैं। दरअसल ये जानवर एक लंबे समय से लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं, और जब मैं कहता हूँ लंबे समय से, तो मेरा मतलब है कि ये 5 लाख सालों से मौजूद हैं। पुरातत्वविदों ने हुमानोइड हड्डियों की तारीख दी है, जो मोरक्को की एक गुफा में पाई गई थीं, और उन पर हाइना के दांतों के निशान थे। इससे यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि यह प्राचीन मानव जाति खाई गई थी, और यह काम हाइना ने किया था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि हाइना ने मानव को मारा था या वह पहले से ही मर चुका था और हाइना ने इसका मांस नष्ट नहीं करने का निर्णय लिया था। किसी भी स्थिति में उस समय इस क्षेत्र में हाइना सहित कई बड़े शिकारी मौजूद थे, और वे अक्सर प्राचीन मानवों से मिलते थे। आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय इंसान शिकारी जानवरों के लिए एक संसाधन थे, जिसका मतलब है कि 5 लाख साल पहले हाइना पहले से ही एक खतरा थे। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, एक समय था जब मनुष्यों की खाने की आदतें लगभग हाइना की तरह थीं। पारंपरिक उत्तरी शिकारी गठबंधनकर्ताओं जैसे इनुइट्स का आहार सड़ते हुए मांस, मछली और चर्बी पर आधारित था। मैं आशा करता हूं कि आप अभी कुछ खा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा आहार किसी भी तरह से अच्छा नहीं होता। यह कहा गया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस आहार से कोई गंभीर समस्या हुई हो, जैसे बोटुलिज्म के गंभीर प्रकोप। इनुइट्स को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना। शायद मुझे यह स्पष्ट करना चाहिए कि सड़ा हुआ मांस आखिरकार खतरनाक क्यों होता है। जब एक जानवर मरता है, उसकी प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली काम करना बंद कर देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश कर डिकम्पोजिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। और हालांकि ये भूखे सूक्ष्मजीव अक्सर मृत शरीर में मृत्यु के 5 मिनट के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें अब भी बहुत बड़े शिकारी जानवरों से मुकाबला करना होता है। इसका मतलब यह है कि सूक्ष्मजीव चाहते हैं कि वे मृत शरीर को खाएं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। इसलिए सूक्ष्मजीव कई प्रकार के विषाणु उत्पन्न करते हैं, जो अधिकांश जानवरों के जीवन को मार सकते हैं। लेकिन अगर सड़ा हुआ मांस वास्तव में विषैला होता है, तो लोग इसे कैसे खा सकते हैं या फिर इसका स्वाद कैसे पसंद कर सकते हैं? वैज्ञानिकों ने विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण किया और कुछ अप्रत्याशित निष्कर्षों पर पहुंचे।
पहला, सड़ा हुआ मांस के स्वाद, गंध और दृश्य पर घृणा की प्रतिक्रिया मानवों में हार्डवायर्ड नहीं होती, बल्कि यह एक सांस्कृतिक लाभ है जो मानवों को इसे अप्रिय मानने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, लोग सड़ा हुआ मांस से रोगजनकों के खिलाफ प्रतिरोधी नहीं होते क्योंकि उनमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं, बल्कि यह इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही सड़ा हुआ मांस खाया होता है। वैसे हालांकि यह लगता है कि हाइना केवल सड़ेगले मांस पर निर्भर रहते हैं, वे ताजे मांस को कभी नहीं नकारते। इसके अलावा अन्य शिकारी जानवरों के विपरीत हाइना अपने शिकार को तब तक खाते हैं जब तक वह जीवित रहता है। इसका कारण यह है कि शेर जैसे बड़े मांसाहारी अपने शिकार को पकड़कर उसकी श्वास नलिका दबाते हैं या गर्दन तोड़ते हैं, जिससे शिकार तुरंत मर जाता है। इसमें बहुत ताकत लगती है और शिकार को शारीरिक रूप से थकाने में समय लगता है, लेकिन हाइना के पास उतनी ताकत नहीं होती और न ही इतना धैर्य होता है कि वे शिकार को पूरी तरह से थका दें और फिर उसका भोजन करें। हाइना आम तौर पर शिकार के पेट को फाड़ देते हैं और तुरंत उसकी आंतों को बाहर खींचने लगते हैं। हर महत्वपूर्ण अंग से लेकर मांसपेशियों और पैरों तक को खाते हैं, और यह सब शिकार के जीवित रहते हुए होता है। हाइना एक सरल सिद्धांत का पालन करते हैं, अगर शिकार आपको मार नहीं सकता तो आप उसे खा सकते हैं। इसके अलावा जितना जल्दी आप खाना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक संभावना है कि आप अपने प्रतियोगियों के आने से पहले पर्याप्त खा सकेंगे। खैर, जैसा कि मैंने कहा, हाइना बहुत अजीब और सच में डरावने जानवर होते हैं, लेकिन हमें विकास के लिए आभारी होना चाहिए कि जो सचमुच डरावना हाइना था, वह काफी समय पहले विलुप्त हो गया। एक विशाल हाइना जैसा शिकारी प्राणी, जो चीन के प्राचीन घास के मैदानों में रहने वाले सबसे बड़े और मजबूत जीवों में से एक था, एक बहुत बड़ा शिकारी था। यह स्पष्ट रूप से उससे कहीं बड़े जानवरों का शिकार करने से नहीं डरता था। यह प्राणी लगभग 838 पाउंड का था और लगभग 6 फीट लंबा था। इसके भयंकर दांत और जबड़े असाधारण रूप से मजबूत थे, जिससे यह हड्डियों को चबाकर तोड़ने में सक्षम था। और यह शिकारी प्राणी हड्डियां खाने के लिए बहुत अच्छे से प्राकृतिक रूप से डिजाइन किया गया था। धन्यवाद कि यह विलुप्त हो गया। सच में धन्यवाद। फिर मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और क्यूरियस स्टेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई रोमांचक जानकारियों और कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जिज्ञासु बने रहिए।